Hello guys, a very good evening to all of you. Welcome to MindBee Academical Institute. I am Pratik. I am going to teach you physics. But before this, please visit www.mind-bee.com and get yourself registered for the link of live videos, live sessions, live lectures. If you have any query, then contact me on 9834841659 and also visit MindBee on YouTube and subscribe our channel for further upcoming videos of physics, chemistry, mathematics and biology. So you will get notification for that videos. Okay. So what is physics? Physics is a branch of science which deals with nature, energy and properties of matter. Let's take briefly introduction. It includes mechanics, electricity, magnetism, sound, optics, heat, etc. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये ब्रांच है साइंस की. ये आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस. ओके, बेसिक ब्रांचेस ऑफ साइंस विच एंड फिजिक्स डील्स विद द नेचर, एनर्जी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ओके, और उसके साथ क्या है? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड, ऑप्टिक्स, हीट. राइट. सो ये डिफरेंट ब्रांचेस है फिजिक्स के. मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म. आणि तुमच्या सर्वांना मॅग्नेटिझम, साऊंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, हीट हे वेगवेगळे लेसन्स आहेत 11वीला आणि 12वीला याचे लेसन्स तुम्हाला शिकायचे आहेत. मेकॅनिक्स रिलेटेड टू द डिफरंट टाइप्स ऑफ मेकॅनिझम इन डिव्हाइसेस और विद द डिव्हाइसेस. इलेक्ट्रिसिटी, आई कैन से दैट ह्यूमन बीइंग इज अराउंड इलेक्ट्रिसिटी. राइट, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ है ही नहीं. सब हमारा इलेक्ट्रिसिटी के आजू बाजू में ही घूम रहा है. थोड़ी देर के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट हो जाए, आपण म्हणतो अरे लाईट नाहीये, काम होऊ शकत नाही. का? बिकॉज वी डिपेंड ऑन दॅट इलेक्ट्रिसिटी अँड दॅट इज द इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड ऑल्सो सर्वात महत्वाचं, सर्वांना वाटतं फिजिक्स डिफिकल्ट आहे. राईट, बट फिजिक्स डिफिकल्ट नाहीये. फिजिक्स फार सोपं आहे. इट इज व्हेरी इझी सब्जेक्ट. मी ज्या पद्धतीनं तुम्हाला शिकवेल, ज्या पद्धतीनं तुम्ही कन्सेप्ट शिकणार आहात, जे तुम्हाला कंडिशन्स मी त्यात अंडरलाईन करून दाखवेल, मी 3-3दा 4-4दा हे प्रत्येक वेळेस रिपीट करेल. सो तुम्हाला सर्वांना कल की फिजिक्स हा सोपा है. सब लोगों के ध्यान में आएगा कि फिजिक्स बहुत इजी है. बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए फिजिक्स के ऊपर, लॉज के ऊपर, फॉर्मूलाज के ऊपर. ओके. स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या है? तो फिजिक्स 2 डोमेन में काम करता है एक्चुअली, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक. माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल, मैक्रो मतलब लार्ज लेवल, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म. ये माइक्रोस्कोपिक के पार्ट है. राइट. माइक्रोस्कोपिक में आते हैं हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्योंकि वहां स्टडी करते हैं हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की, इनके प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, स्पिन्स की उनकी स्टडी करते हैं. सो वो आता है माइक्रोस्कोपिक में. और जो लार्ज स्टडी है, जो बिग स्टडी है, वो आती है हमारी माइक्रोस्कोपिक में. ओके. सो फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने से पहले हम सिलेबस जरूर देखना चाहेंगे. राइट, वी हैव टू रिव्यू दैट सिलेबस. राइट. सो ये सिलेबस है स्टेट बोर्ड अपने महाराष्ट्र का. महाराष्ट्राचा स्टेट बोर्ड 11वीचा सिलेबस आहे हा. बरोबर, जो मागच्या वर्षी नवीन आलाय, अपडेट होणार आहे आणि व्यवस्थित आलाय, सुपर आलेला सिलेबस आहे हा. राइट. और एक सब लोगों के मन में डाउट होगा कि सर सीबीएसई सिलेबस है जिसे हम एनसीईआरटी बुक कहते हैं. राइट. फिर सर आईसीएसई का सिलेबस है, उसके बाद में फिर हर स्टेट का सिलेबस है. अभी ऑल ओवर द इंडिया वीडियोस देखेंगे सब लोग, हर एक के स्टेट का सिलेबस अलग रहेगा, बट उसके अंदर के जो टॉपिक्स रहेंगे वो सब सेम रहेंगे. राइट. आप ग्रेविटेशन में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आप सीबीएसई में जो पढ़ोगे वो वही है, स्टेट बोर्ड में जो पढ़ोगे वही है, आईसीएसई में जो पढ़ोगे वही है. 90% तो आपका सिलेबस सेम ही है, बस लेसन के नाम अलग है. कुछ टॉपिक्स प्लस माइनस है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ इसमें वो पॉइंट मेंशन किया गया नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि सिलेबस अलग है, बुक्स अलग है. क्योंकि सगळ्यांचा मला डाऊट आहे असं ना की सर 11thला आम्हाला केव्हीपीवाय, नीट, जेईला 11thचा एनसीईआरटीचा सिलेबस आहे. ओके, मान्य आहे, पण आपण मग स्टेट बोर्ड का शिकतोय? ऍक्च्युअली तुम्हाला स्टेट बोर्डची 11th एक्झाम द्यायची आहे म्हणून आपण स्टेट बोर्ड शिकतोय. बट आपण जे टॉपिक शिकणार आहोत, युनिट्स अँड मेजरमेंट, आम्ही जे तुम्हाला शिकवणार आहोत, इट कव्हर्स द सिलेबस ऑफ सीबीएसई एज वेल एज आयसीएसई एज वेल एज ऑल द कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन. लक्षात येतं सगळ्यांचं? प्रत्येक पॉइंट आम्ही ह्या ठिकाणी त्या लेसनचा म्हणजे कंप्लीट करणार आहोत. वन सिलेबस बट डिफरंट वे.
एकच सिलेबस आहे. सीबीएसई मध्ये लेसनचे नेम वेगळे आहेत, आयसीएसई मध्ये लेसनचे नेम वेगळे आहेत, कन्सेप्ट तीच आहे. एवढं सगळ्यांनी फिक्स करा, राइट. एंड रिसेंटली एक न्यूज आई है कि 30% सिलेबस कम किया है, रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन. 2020 और 2021 की जो बैच के स्टूडेंट्स है उनका यस सिलेबस रिड्यूस किया गया है. हमारे पास में सिलेबस की इंफॉर्मेशन है, डिलीट किया हुआ सिलेबस है. उन्होंने कोई भी लेसन डिलीट नहीं किया है, उन्होंने उस लेसन के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स डिलीट किए हैं, राइट. तो हमें सब पढ़ना ही है, ओके. अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेथड्स, पहले ये मेजरमेंट नाम से था, मैथमेटिकल मेथड पहले स्केलर एंड वेक्टर नाम से था, उसको मैथमेटिकल मेथड करके स्केलर वेक्टर के साथ कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर दिए. पहले ये मोशंस था, मोशंस इन अ प्लेन है, जिसमें अपन रेंज हाइट निकालते हैं, एक ट्रैजेक्टरी जो पैराबोलिक नेचर में रहती है, हम उससे जब एक ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो उसकी अपन ट्रैजेक्टरी निकालते हैं, तो उसके अंदर है. फिर लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन है, वो सब है. फिर ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं. कुछ लेसन्स उन्होंने 12th स्टैंडर्ड के ड्रॉप आउट करके 11th को दिए गए हैं और 11th के कुछ मॉडिफाइड किए गए हैं. सो हमें ये ईच एंड एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 45% मतलब 40 to 50% जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसलिए 11th की सिलेबस से हो गए. इसीलिए हम 11th का सिलेबस पूरा पढ़णे वाले हैं. 11वीचा सिलेबस आपण 100% शिकणार आहोत. आपण कुठलाच टॉपिक मिस करणार नाही आहोत. यूट्यूबवर व्हिडिओ अपलोड होईल. जो वीडियो मैं आता यहाँ ठिकाणी घेत आहे, जो वीडियो अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो इसका लाइव लेक्चर आपका होगा, यही रिपीट लाइव लेक्चर में होगा जहां आप आपके डाउट्स पूछ पाएंगे. सो ये 2-वे प्रोसेस अपने इंस्टीट्यूट की चलने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो और रजिस्टर करो आने वाले जो अपकमिंग वीडियोज है और आने वाले जो लाइव लेक्चर्स है उसके लिए, ओके. सो ये सिलेबस है हमारे 11th का फिजिक्स का. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट लेसन एंड दैट इज नथिंग बट यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके. पहले ये मेजरमेंट नाम से था, अभी थोड़ा सा उसमें चेंज किया है. पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स डिस्टेंसेस उसमें लिए गए हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा. बट पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हम मेजरमेंट क्यों करना चाहते हैं. नीड ऑफ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों लगी, मेजरमेंटची गरज का लागली. सो लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट बी. अ पर्सन travel from point A to point B and certain distance covered by that person and covers a certain distance, okay. But suppose वो distance cover कर रहा है यहाँ पे 25, okay. हमें आप पता है कि A और B के पॉइंट का डिस्टेंस 25 है. क्यों? हमने मेजर किया है, इसलिए हमें मेजरमेंट की जरूरत लगी है. ध्यान में आता है आप सबों को. बट यहाँ पे यूनिट 25 व्हाट, सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, फीट, एग्जैक्टली क्या 25 के आगे यूनिट लगेगा ना, इसलिए हमें यूनिट की जरूरत है. उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जानने के लिए मेजरमेंट किया हमने, और फिर वो मेजरमेंट की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस यूनिट में है, इसलिए हमें यूनिट की जरूरत है. लेट्स से कि मैं यहाँ लेता हूँ 25 मीटर. सो यहाँ मीटर है हमारे फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, लेंथ. ए और बी लेंथ, जो लाइन दिख रही है लेंथ. एंड दैट इज फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नीडेड एट एवरी स्टेज. अब आप लोग बोलेंगे सर एक्यूरेट मेजर क्यों. जब आप एक गाड़ी चलाते हो, आपको पता है मैं ब्रेक दबाने के बाद में 10 मीटर के बाद मेरी गाड़ी जाके रुकेगी. अगर वहां आपको एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, आप ब्रेक दबाते हो 5 मीटर पे, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा ना, आप जाके ठोक दोगे किसी को, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बॉडी कोलाइड हो जाएगी. सो प्रिवेंशन जो लेना है, मतलब हर जगह हमें एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है, राइट. आपके बॉडी का टेम्परेचर 82 है, सपोज 90 है, कुछ भी है जो टेम्परेचर आपको दिखा रहा है. अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर डिवाइस खराब है, कुछ भी यार एक्यूरेट नहीं, 100 के ऊपर दिखा है, तो अभी तो आपको कोरोना बोल के पकड़ के लेके जाएंगे लोग. सो यही बात है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट हमें जरूरी है. यहाँ पे उस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, जहाँ प्रैक्टिकली लगाना है, ओके. मेनी टाइम्स डिस्क्रिपेंसीज ऑब्जर्व इन द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मूला एंड थ्योरीज, ओके. कुछ थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में एरर्स आते हैं, वैल्यूज में डिफरेंस आता है, राइट. और वही हमें
लीड करते हे, एक राह दिखाते हे न्यू फॉर्म्युले की तरफ. त्याच वरून आपल्याला नवीन थेरीज मिळत असतात. सो ये एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट के ऊपर से मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा कि जो इंपॉर्टेंट है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है हमारा? 4πr². 4r² क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू अगर 4r² ली और हमने एक्सपेरिमेंट से मेजर करा तो दोनों अलग आएगी, बराबर है. फिर वो सेम आने के लिए जो डिस्क्रिपेंसी वहां आ रही है, जो एरर आ रहा है, वो सेम आने के लिए हमने क्या किया? एक कांस्टेंट यूज किया पाई. 22/7 इज इक्वल टू 3.142. उसकी वैल्यू, उसको यूनिट नहीं है, ये कांस्टेंट है हमारा, राइट. और ये हमें न्यू थ्योरी दे रहा है 4πr². ये वो एरर एलिमिनेट कर रहा है. सो इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन, बिहाइंड द रीजन ऑफ दैट स्टेटमेंट इज यू हैव टू यूज सम कांस्टेंट इन सम फॉर्मूलाज एंड सम थ्योरीज. आप लोगों के ध्यान में आया है? आप लोगों को इसके ऊपर से ये पता चल रहा होगा कि आपको डिफरेंट, हर एक इसमें डिफरेंट कांस्टेंट्स आपको पढ़ने हैं. वो कांस्टेंट की वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है. वो कांस्टेंट कहां से आए, किस तरह से डेराइव है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. बट आप लोगों को ध्यान में रखना कि कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस क्या है. और कांस्टेंट्स क्यों लगते हैं? क्योंकि जो एरर्स आते हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज आते हैं थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में, उसके लिए लगते हैं. और एरर्स हम इसी लेसन में लास्ट जो पार्ट है हमारा एरर्स है, हम वहां एरर्स देखेंगे किस तरह के एरर्स है. मूव टुवर्ड्स द यूनिट, राइट. यूनिट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट. भाई यूनिट क्या है? रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. अब आप लोग बोलेंगे सर कि रेफरेंस स्टैंडर्ड है, बट हम इसे मेजरमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, राइट. मैंने पहले भी बताया कि ए टू बी पर्सन जा रहा है, 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है. मीटर आपका यूनिट है, राइट. स्टैंडर्ड है आपका, बराबर, मीटर एक रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है. और फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का यूनिट है मीटर, और वो हम यहां यूज कर रहे हैं, राइट. रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. देयर आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, राइट. डिफरेंट क्वांटिटीज आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट्स. हर एक क्वांटिटी का यूनिट अलग रहेगा, तो हम उसको एक स्पेसिफिकली बता पाएंगे कि नहीं ये टाइम है. क्यों? क्योंकि सेकेंड में क्वांटिटी मिल रही है. आया, रिजल्ट सेकेंड में आ रहा है तो ये टाइम है ऑब्वियसली. रिजल्ट मीटर में आ रहा है तो ये लेंथ है. रिजल्ट एम्पेयर में आ रहा है तो ये करंट है. रिजल्ट केल्विन में आ रहा है तो ये टेम्परेचर है. हम डिटेल में यूनिट्स आगे देखेंगे, बट उसके पहले एक गुड यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज है, राइट. अ गुड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज देखेंगे. इट शुड बी इजीली अवेलेबल, वो इजीली अवेलेबल चाहिए. इट शुड बी इनवेरिएबल, मीन्स नॉट चेंजेबल. यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए, राइट. नो चेंज, राइट. नॉट चेंजेबल, चेंज नहीं होना चाहिए, राइट. वहां पे लिखा है मैंने नो चेंज, नॉट चेंज. इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. अब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों होना चाहिए हम देखेंगे आगे ऐसा यूनिट में, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वो होना चाहिए. और इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल. ये चार प्रॉपर्टी अगर किसी एक यूनिट का रहेंगे तो हम उसे गुड यूनिट कहेंगे. सबके ध्यान में आ रहा है? अ गुड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: इजीली अवेलेबल, इनवेरिएबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड रिप्रोड्यूसिबल. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. अब आप लोगों को पता है सर यूनिट्स, बट यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स थे. अब वो सिस्टम्स कैसे थे की सगळ्यांना वाटतं ना की मी जे आन्सर काढलंय ते राईट आहे, मी ज्या मेजरमेंट मध्ये, ज्या युनिट मध्ये मी जे मोजतोय ते राईट आहे, राइट. ज्या एककात मी जे मोजतोय ते राईट आहे. मीन्स अगर इंडिया के लोगों ने कुछ रिसर्च किया है, भारताने काही रिसर्च करून जर काही क्वांटिटी काढली आहे तर तो म्हणाल नाही माझंच युनिट चांगलं आहे. युरोपच्या माणसाने केलं तो म्हणेल नाही माझं, अमेरिकेच्याने केलं तो म्हणेल माझं. वेगवेगळ्या कंट्रीने वेगवेगळे युनिट्स वापरले होते. देयर आर डिफरंट मेट्रिक सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम फॉर डिफरेंट कंट्रीज. अर्लियर एग्जिस्ट इन 17th, 18th, 19th सेंचुरी. सो फिर बाद में झगड़े होने लग गए कि नहीं हमारा डेटा राइट है, नहीं वो बोल रहा है मेरा डेटा राइट है, वैल्यूज अलग आने लगी. फिर 1971 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर पे. फिर वहां उस समय के जो ब्रिलियंट लोग थे उन सबकी कॉन्फ्रेंस हुई. फिर वहां वो लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक ही सिस्टम चाहिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चाहिए. फिर वहां हर एक कंट्री के साइंटिस्ट थे, हर एक कंट्री के ब्रिलियंट लोग थे. फिर उन्होंने वहां डिसाइड किया उस कॉन्फ्रेंस में कि हम ऐसा यूनिट्स नाम की एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएंगे जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स इस तरह से बोला जाएगा, ऐसा यूनिट्स, और वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होगा. और आज हम जो स्टैंडर्ड यूनिट की सिस्टम यूज करते हैं वो है एसआई यूनिट्स, राइट.
आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर CGS, MKS, FPS, SI. CGS is nothing but centimeter, C stands for centimeter, G stands for gram, and S stands for seconds. MKS, M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for seconds. फिर F stands for feet, FPS system, P stands for pound, and S stands for seconds. और ये तो हमें सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट से हमारे है, ये SI यूनिट से, राइट. सो ये तीन जो यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, ये कौन से क्वांटिटी के? लेंथ. यहाँ पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ. ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, यहाँ पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास. सेकेंड, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी? टाइम. लेंथ, मास, टाइम. बाद में आपको एलएमटी का यूज करना है डायमेंशंस में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. बट ये फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके ये अलग अलग यूनिट्स थे. आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने WWE के बारे में सुना होगा. जो रेसलिंग चैंपियनशिप होती है, वहां पे मोस्ट ऑफ द रेसलर्स के जो वेट है, उनका जो मास है, वो पाउंड में दिया हुआ रहता है, राइट. पाउंड में दिया हुआ रहता है. सो वो ब्रिटिश मेट्रिक सिस्टम के हिसाब से वो उनका वेट पाउंड में निकालते हैं. सो ये अलग अलग सिस्टम्स है यहाँ पे, राइट. इसके आप बाद में पढ़ेंगे कि क्या है. जैसे लेट्स से कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है, राइट. सो इस तरह के जितने भी कन्वर्जेंस है, हम एक कन्वर्जेंस का स्पेशल लेक्चर लेने वाले, जहां हम यूनिट और उनके कन्वर्जेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको सिर्फ फिजिक्स में यूज नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री में भी यूज करना है. केमिस्ट्री की बुक में भी ये सेम दिया हुआ है और आपको ये मैथ्स में भी यूज करना है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ तिन्हीमध्ये तुम्हाला सिस्टम ऑफ युनिट्स, SI युनिट्स फार इम्पॉर्टंट आहे. ओके, म्हणून व्यवस्थित लक्ष द्या. व्यवस्थित आहे का, फार इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. नेक्स्ट पेज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, राइट. फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड, राइट. आई एम रिपीटिंग, which do not depend on any other physical quantities for their measurement are known as fundamental quantities. Suppose एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी को हमें मेजर करना है, तो हमें वो किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं चाहिए. जब हम मेजर करेंगे, आपण जेव्हा ती मेजर करणार, ती दुसऱ्या क्वांटिटीवर डिपेंड असणार, आपण डायरेक्टली तिला मेजर करू शकतो. अशा फिजिकल क्वांटिटीजला आपण म्हणतो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, right. Fundamental physical quantities, and there are 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities है, and the units used to measure these 7 fundamental physical quantities are fundamental units. जसं स्क्रीनवर सगळ्यांना दिसतंय की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. ह्या फंडामेंटल क्वांटिटीजला जे युनिट लागतात, ज्याच्यात आपण मेजर करतो, मेजर केल्यानंतर जे युनिट लिहितो, त्यांना आपण फंडामेंटल युनिट्स म्हणतो. तर त्या कोण कोणते आहेत ते बघू. पहली है हमारी लेंथ, सेकेंड वन मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट. लेंथ इज नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट. हम उसे लेंथ कहते हैं. SI यूनिट इज मीटर, सिंबल M, स्मॉल सिंबल. कन्व्हेन्शन ऑफ सिंबल इज व्हेरी इंपॉर्टंट, ते आपण लेक्चरच्या एंडला बघणार आहोत. आता सांगतोय, कन्व्हेन्शन ऑफ सिंबल इज व्हेरी इंपॉर्टंट. मास किलोग्राम, स्मॉल kg. टाइम सेकेंड, स्मॉल s. टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल K. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल A. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल, MOL. E डिफरेंस है दोनों के अंदर में. और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपको मोल जो है, आपको केमिस्ट्री में हर जगह मोल यूज करना है. कितना सब्सटेंस आप ले रहे हो, 1 मोल ले रहे हो, 2 मोल ले रहे हो, वहां यूज करना है. टेम्परेचर हर जगह यूज होना है, केमिस्ट्री में यूज होना है, बायो में यूज होना है, फिजिक्स में यूज होना है, राइट. इंटेंसिटी फिजिक्स में यूज होना है, करंट फिजिक्स में यूज होना है, टाइम, लेंथ और मास, ये ऐसी चीज है, ये हर जगह यूज होने वाली चीज है, राइट. तो कुछ साइंटिस्ट के नाम थे केल्विन, एम्पियर, तो वो साइंटिस्ट के नाम ही उन्होंने एज इट इज SI यूनिट दे दी है. जैसे जूल है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा. 10वीला हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स इफेक्ट आहे, त्याच्यात तुम्ही पाहिलं असेल. जूल एनर्जीचं युनिट आहे, वर्क डनचं युनिट आहे जूल आपण म्हणत असतो. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत, ह्या सगळ्या सायंटिस्टच्या नावाचे युनिट काही वापरलेत. न्यूटन, फोर्सचे युनिट आहे न्यूटन, राईट.
तर न्यूटन दिलेलं आहे. तर ह्या सगळ्यांचे साइन कन्व्हेन्शन मी सांगेल. सगळ्या क्वांटिटीज आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. बट ह्या आहे फंडामेंटल क्वांटिटीज. दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend upon any other fundamental physical quantity, any other physical quantity. fundamental quantity क्या है? जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है. ओके, नेक्स्ट हम जा रहे हैं अभी डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड यूनिट्स. राइट, अब पहले हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखे, तो अब डिराइव्ड क्या है? अदर देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और यू कैन से the physical quantities which depends upon any other physical quantities or more than two, one or more than one, two or more than two fundamental physical quantities for their measurement are called derived physical quantity. अब आप लोग कहोगे सर एग्जैक्टली क्या? तो यहाँ पे आप लोगों को टेबल में दिख रहा होगा, सगळ्यांना दिसतं एरिया, फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ. एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, दैट्स व्हाई इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब आप लोगों के ध्यान में आया, एरिया यहाँ पे है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बट क्यों है? क्योंकि वो डिपेंड है लेंथ के ऊपर. लेंथ डिपेंड है क्या किसी के ऊपर? नहीं, हमें उसे डायरेक्ट मेजर करना पड़ता है. इसीलिए लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड एरिया इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इन शॉर्ट, फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन टू और मोर देन टू, वन और मोर देन वन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. राइट, the units used to measure derived quantities are called derived units. okay, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क. ओके, ये सब है आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. अब आप लोग बोलेंगे कि सर एग्जैक्टली कैसे? राइट, उनके फॉर्मूलाज दी है आगे, लेंथ इंटू लेंथ, मास अपॉन वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यूनिट में है स्क्वायर मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल और उनके सिंबल. ये सब यहाँ पे मैंने टेबल में आपको दिया हुआ है. अब अपन एक फॉर एग्जांपल, अपन एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से अपन देखेंगे कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है. फॉर्मूला से तो आपके ध्यान में आ गया होगा, बट स्टिल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे फोर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा. फोर्स नथिंग बट एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. प्रोडक्ट है मास और एक्सेलरेशन का. यहाँ पे मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी तो आ गई, बट एक्सेलरेशन जो कि एक खुद एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इस तरह से डी स्क्वायर डी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का एक्स का. तो ये मैंने फॉर्मूला लिया हुआ है, ये आपको पता चलेगा आगे चल के एग्जैक्टली क्या है, या आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, यम चेंज इन, हम डीवी मतलब यहाँ क्या दिखा रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डीवी बाई डी. ये आपकी है एक्सेलरेशन. तो आप लोगों को ध्यान में आया, फोर्स डिपेंड है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. राइट, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसके अंदर और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. इसलिए उसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि फिजिकल क्वांटिटीज other than fundamental physical quantities and which depends on two or more than two fundamental physical quantities for their measurement are called as derived physical quantities. आगे आप सब लोगों के ध्यान में, derived physical quantity क्या है? fundamental physical quantity फंडामेंटल है, बेसिक है, डिपेंड नहीं है. derived physical quantity डिपेंड है, एक तो derived quantity के ऊपर डिपेंड रहेंगी या फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहेंगी, बट वो डिपेंड है इसलिए वो डिराइव्ड है. आया. और ये जहां तक रही यूनिट्स की बात, यूनिट्स यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल यूनिट्स एंड यूनिट्स मेजर फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज, दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स. आप लोगों को ध्यान में आ गई ये चीज. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां हमें देखना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, derived units, there are two units known as supplementary units. Right, besides the 7 fundamental or basic units, there are 2 more units called supplementary units, that is plane angle and solid angle. Plane angle is nothing but d theta, solid angle d omega, and these 2 units are dimensionless. It is very important, ये जो 2 units है, right, इनको ऐसा यूनिट है, बट ये दोनों कैसे है? डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन.
ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट इसीलिए कहा गए हैं क्योंकि इन्हें डायमेंशंस नहीं है, zero dimension, no dimension. That's why these are dimensionless and that's why we say it as supplementary units. One is plane angle, another one is solid angle. D theta and D omega. These two units are dimensionless, right? पहला हम देखेंगे प्लेन एंगल. प्लेन एंगल काय आपण हे बघू. प्लेन एंगल is nothing but the ratio of length of an arc of a circle to radius of the circle as shown in figure, right? यहाँ पे ये d theta है. d theta is nothing but ds अपॉन आर. आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर. ds यहाँ पे जो है ये लेंथ ऑफ एन आर्क है. आर्क AB की लेंथ ds है, राइट. r यहाँ पे रेडियस है. इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा हमारा प्लेन एंगल d थीटा जो कि O के यहाँ पे एंगल AOB इज नथिंग बट द d थीटा एंड विच इक्वल्स टू ds अपॉन r. अगेन thus d theta is equal to ds upon r, the angle subtended by arc at the center. ABR से जो एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर O पे वो हमारा है d थीटा एंड इट इज मेजर्ड इन रेडियन. याचं युनिट आहे रेडियन. d थीटाला आपण मेजर करत असतो रेडियन, त्याला आपण घेत असतो रॅड. एंड एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड एज, राइट. इस हिसाब से अपन उसे लिखते हैं. ओके, आया आप लोगों के ध्यान में. ये है हमारा प्लेन एंगल. इसके बाद है सॉलिड एंगल. सो अपन सॉलिड एंगल देखेंगे. एग्जैक्टली सॉलिड एंगल क्या है. दिस इज द 3 डायमेंशनल एनालॉग ऑफ डी ओमेगा एंड इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर. सपोज स्फीयर है, स्फीयर का ये फ्रंट पार्ट है, हमारे बैक पार्ट है. 3 डायमेंशन इसलिए एक्स, ये वाई और ये जेड. 1 2 3 3 एक्सिस हमारी कंसिडर की जाएगी. 3 डायमेंशन है इसीलिए यहाँ पे. ओके, आर उसके रेडियस है, यहाँ पे डी ए उसका सरफेस एरिया है और डी ओमेगा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो अपना फॉर्मूला हमें देखना है सॉलिड एंगल का. क्या है. डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर. ये हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला तो यहाँ पे आ गया, राइट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डी ए क्या है हमारा सरफेस एरिया. सरफेस है वहां पे, स्पीयर के सरफेस का एरिया है, एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस. एंड वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर मैंने पहले भी लिख के दिया था, वो है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, सो आर स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया. अपना आंसर आ गया 4 पाई. स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है. और यहाँ पे जो एस आर दिख रहा है, एस आर इज नथिंग बट दस, यहाँ पे अंडरलाइन करो रेड में दिखा स्टे रेडियंस. सॉलिड एंगल इज मेजर इन स्टे रेडियंस. उसका यूनिट है स्टे रेडियंस जिसे हम सिंबॉलिकली लिखते हैं एस आर. इसलिए यहाँ पे जो आया है ओमेगा 4 पाई एस आर. तो ये है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर स्फीयर एट इट्स सेंटर एट ओ पॉइंट. ये ओ पॉइंट के ऊपर जो सेंटर में एंगल सबटेंडेड हो रहा है सॉलिड एंगल, वो है हमारा 4 पाई एस आर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज पाई रेडियंस. ओके, यहाँ पे पाई रेडियन आप लोगों को दिख रहा होगा, बट पाई की वैल्यू है यहाँ पे 180 डिग्री. मैथमेटिक्स में हमने 10th में देखा होगा सर्कल में या फिर कई और, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व करे फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, ये पाई बाय 2 रहता है, ये पाई रहता है. पाई मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 है, ये 180 है, सॉरी हाँ ये 180 है, ये 270 है, ये अगेन 360 है. ये हमारा पाई बाय 2 है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 3 पाई बाय 2 है और ये हमारा अगेन 2 पाई है. ये एंगल है. सो पाई इज नथिंग बट क्या है हमारा 180 डिग्री. आया ध्यान में. रेडियन और डिग्री का जो रिलेशन यहाँ पे बताया गया, पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, राइट, 1 रेडियन की, तो क्या करना है. बेसिक सिंपली 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 जो रहेगी 3.142. उस हिसाब से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट. जो हम आपको अगले जो न्यूमेरिकल्स के जो सेशन लेंगे वहां पे अपन एक प्रॉब्लम लेंगे, इन दोनों के रिलेशन का प्रॉब्लम्स है एक्चुअली वहां, तो वहां हम देखेंगे कि हमें किस तरह से करना है, राइट. सो ये है हमारा सॉलिड एंगल. और लास्ट अभी हम मूव हो रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट. एसआई यूनिट यूज करने के कुछ रूल्स है,
कुछ कन्वेंशन से, कुछ डायरेक्शन से, हमें उसी डायरेक्शन में यूज करना, हमें वही कन्वेंशन फॉलो करना है, हमें वही रूल फॉलो करना है। अदरवाइज जो आप न्यूमेरिकल, जो आप प्रॉब्लम्स फिजिक्स का सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री का सॉल्व करोगे, अगर आप ये कन्वेंशन फॉलो नहीं करोगे तो आपके जो फाइनल आंसर रहेगा आप उसके 1 से 2 मार्क खो दोगे, आपको वो मार्क मिलेगी नहीं, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अभी हम ये कन्वेंशन देखेंगे क्या है। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, राइट। सपोज यहाँ पे फोर्स में ले रहा हूं, राइट। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, कैपिटल एन, राइट। ये उसका है, समझे आप लोग। उसका सिंबल से ही हमें आंसर लिखना है, ना कि आपको इस तरह से लिखना है, न्यूटन, राइट। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। सेम इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल है आई, राइट, उसका यूनिट हैगा कैपिटल ए, एम्पियर, राइट। आपको एम्पियर में ही उसको लिखना है, उस सिंबल में। हाँ, अगर आपको आंसर आपका मिली एम्पियर में आ रहा है, माइक्रो एम्पियर में आ रहा है, आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर, तो आप वहां पे मिली एम्पियर लिख सकते हो, राइट। वो हम उसके भी रूल्स आगे देखेंगे। सो यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, हम न्यूटन में लिखेंगे। करंट का यूनिट एम्पियर है, हम एम्पियर में लेंगे, समझे। बाद में टेम्परेचर, टी का यूनिट हमारा केल्विन है, हम उसे केल्विन लिखेंगे, ना कि हम केल्विन। ध्यान से देखिएगा, मैं साइंटिस्ट के सबके नेम स्मॉल लिख रहा हूं, कैपिटल नहीं लिख रहा हूं, क्यों, आगे सेकेंड हमारा पॉइंट है। देखिए, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन, एग्जांपल 1 न्यूटन, 1 जून, एटसेट्रा। बट सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। यहां पे उन्होंने क्या बताया है कि जो फुल नेम ऑफ यूनिट है, न्यूटन कैपिटल ए है, बट जो फुल नेम है वो स्मॉल लेटर में ही चाहिए, ना कि कैपिटल लेटर में, पर्सन में। एग्जांपल जहां पे इन्होंने बताया 1 न्यूटन, 1 जूल, 1 एम्पियर, जैसे मैंने एम्पियर लिखा है, 1 केल्विन, जैसे मैंने कैपिटल के, यहाँ पे कैपिटल के, बट यहाँ पे मैंने स्मॉल के लिखा है, राइट। अगर आप ऐसा लिखते हो न्यूटन, बट सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर, एन आफ्टर साइंटिस्ट न्यूटन, जे आफ्टर साइंटिस्ट जूल, राइट। एन न्यूटन, साइंटिस्ट के नेम जो आप लिखेंगे वो कैपिटल में लिखना है, बट अगर आप यूनिट लिख रहे हो वो स्मॉल में लिखना है। आपका आंसर आया है 20 न्यूटन, तो आप इस तरह से लिखोगे। और आपको अगर लिखना है सर आइजैक न्यूटन, तो आप वो कैपिटल में लिखोगे। फादर ऑफ फिजिक्स पता है, सर आइजैक न्यूटन, ओके। फिर सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, हमारा थर्ड पॉइंट है। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल, फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, राइट। हमारा आंसर आएगा 20 न्यूटन, राइट, बट नॉट 20 न्यूटन्स। क्या है यहाँ पे, न्यूटन्स। न्यूटन्स आप नहीं लिख सकते हो, हमें आदत रहती है हर जगह एस लगाने की। कैपिटल एन के बाद अगर आप एस लगा दोगे तो ये अलग हो जाएगा, ये न्यूटन सेकेंड पढ़ा जाएगा आपका, मतलब आपकी फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएगी, फोर्स नहीं रहेगी, वो फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा, इंपल्स हो जाएगा। फोर्स इंटू टाइम, उसका यूनिट रहेगा न्यूटन सेकेंड, बराबर, और वो क्वांटिटी अलग हो जाएगी, फोर्स इंटू टाइम वाली इंपल्स हो जाएगी, वो फोर्स नहीं रहेगी, राइट। सो शुड नॉट टेक प्लुरल फॉर्म, तो प्लुरल फॉर्म घेणार नाही, अनेक वचन घेणार नाही, यस लावायचं नाही, आपल्याला सवय असते बऱ्याच वेळेस एस लावायचे, बट इथे लावायचं नाही। लक्षात येतं सगळ्यांचा। रिवाइज कर रहा हूं, रिविजन घेतोय। पहला पॉइंट है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल, सिंबल से ही रिप्रेजेंट करना है, सिंबल नहीं लिहायचा। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी है, फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन, एग्जांपल 1 न्यूटन, 1 जूल, बट जेव्हा सायंटिस्टचे नाव लिहिणार आहे तेव्हा ते कॅपिटल मध्ये लिहायचं आहे। थर्ड आहे, प्लुरल फॉर्म मध्ये लिहायचं, अनेक वचन नाही करायचं, न्यूटन्स नाही करायचं, न्यूटन, जूल्स नाही करायचंय, फक्त जूल लिहायचंय, एम्पियर्स नहीं करायचं, फक्त एम्पियर लिहायचंय, सिर्फ एम्पियर लिखना है, राइट। तो ये हो गए 3। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, हमारे कन्वेंशन चौथे रूल की तरफ। सिंबल फॉर यूनिट्स डो नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर, राइट। कैसे, अब आप लोगों ने लिख दिया 25 kg और वहां पे अगर आप लोगों ने एक फुल स्टॉप कभी दे दिया, बराबर है ना, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने 2 फुल स्टॉप दिए, फुल स्टॉप 2 क्यों दिए, ये स्टेटमेंट का एक फुल स्टॉप है, और जो पहला फुल स्टॉप है वो 25 kg डॉट इस तरह से लिखना नहीं है। आंसर आया हमारा
लिखना है 25 kg, ऐसा लिख के छोड़ देना है। हमें बहुत से लोगों को आदत रहती है जिनका इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते रहते हैं हर जगह। वो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहती, लेकिन देखते रहते हैं ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपने फुल स्टॉप क्यों नहीं दिया। हाँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे आप फुल स्टॉप दोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। फुल स्टॉप देना नहीं है। सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप। आया आप लोगों के ध्यान में? नेक्स्ट, फिफ्थ, मराठीत सांगतो परत एकदा, फुल स्टॉप द्यायचा नाही। फिफ्थ, the unit of physical quantities in numerator and denominator should be written as one ratio. For example, SI unit of acceleration is meter per second square, right? यहाँ पे acceleration का SI unit है meter per second square. You can write it as also meter per second square. Okay? You can write it as also meter second inverse square, right? अब आप बोलोगे कि ये S⁻² कैसे है? बेसिक इंडाइसिस की प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर अगर क्वांटिटी है और अपन अगर उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसकी जो पावर है वो प्लस की माइनस हो जाएगी। बट इस तरह से नहीं लिखना है। कैसे नहीं लिखना है? मीटर पर सेकेंड, इस तरह से नहीं लिखना है। क्यों इस तरह से क्यों नहीं लिखना है? अगर आप इसको रेशियो में लिखोगे मीटर पर सेकेंड, सो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, एंड वी नो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स अ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे ये मीटर इंटू सेकेंड, नीचे का सेकेंड कैंसिल होकर बचेगा मीटर, इसलिए ये हो जाएगा गलत, इसलिए हमारा है रॉन्ग। इसलिए हमें इस तरह से लिखना नहीं है, हम इसी तरह से लिख सकते हैं हमारे एसआई यूनिट, राइट? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड इनवर्स, नॉट मीटर पर सेकेंड। सिक्स प्रॉपर्टी हमारी, use of recombination of units and symbol for units is avoided when physical quantity is expressed by combination of two. Example, the unit joule per kilogram Kelvin is correct while joule per kilogram Kelvin is not correct. समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या कहा है? यूनिट और सिंबल, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड, बराबर है ना? टू कॉम्बिनेशन में, मतलब यहाँ पे आपका जूल आ रहा है कैपिटल जे जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पर किलोग्राम आ रहा है, और केल्विन अलग क्वांटिटी आ रही है हमारी, मतलब जो ये इस तरह से रहेगा जूल पर केजी केल्विन। ये केल्विन डिनोमिनेटर में नहीं रहेगी आपकी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? या डिनोमिनेटर में रहेगी? तो आप भी बताइए काय में रहेगी, डिनोमिनेटर में रहेगी या नहीं रहेगी? एक पॉपअप कर रहा हूं मैं यहाँ पे आप लोगों के मन में जो डाउट है, ये डाउट आते रहता है कि सर इस तरह से यूनिट आए तो फिर केल्विन को डिनोमिनेटर में समझना है न्यूमरेटर में? अगर वो न्यूमरेटर में होता तो हम इसे ऐसा लिखते, जूल केल्विन पर किलोग्राम। यही ऊपर के प्रॉपर्टी में हमारा हुआ है, राइट? अगर इसको आप यहां लिखोगे मल्टीप्लीकेशन में, इसके मल्टीप्लीकेशन में, बराबर है, तो उसको हम पहले लिख सकते थे, समझ में आया? बट वो किलोग्राम केल्विन है हमारा, इस तरह से है, राइट? अगर और यहाँ पे हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आ रहा है आप लोगों की समझ में? कॉम्बिनेशन और ये प्रॉपर्टी, ये कन्वेंशन हमें क्या कह रहा है कि हमें इसे इस तरह से नहीं लिख सकते, जूल पर केजी केल्विन, राइट? या इस तरह से भी नहीं लिख सकते आप, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको उसको, ये तो स्मॉल एन रहेगा, कैपिटल एन नहीं रहेगा, बराबर है, स्मॉल एन रहेगा। मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है, साइंटिस्ट का नेम कैपिटल एन रहेगा, यूनिट का स्मॉल रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे इस तरह से ही लिखना होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या का यूनिट है? प्रेशर का। क्यों? क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। आया ध्यान में? ये इस तरह से कॉम्बिनेशन में नहीं रहेगी, ये इस तरह से ही कॉम्बिनेशन में रहेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये है, हा आहे तुमचा 6वा कन्व्हेन्शन, राईट? हे फार महत्वाचे आहेत, हे तुम्हाला एखाद्या विचारले जाऊ शकतात। नेक्स्ट टॉपिक वर जाऊ आपण आता। प्रेफिक्स सिम्बॉल इज यूज्ड बिफोर द सिम्बॉल ऑफ द यूनिट. Thus prefix symbol and unit symbol constitute a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power of 10. Okay, 1 millisecond 10 raised to minus 3, 1 microsecond 10 raised to minus 6, right? कधी पण हे लिहिताना प्रेफिक्स
सिम्बॉलच्या आधी लिहायचं. यूज बिफोर द सिम्बॉल ऑफ युनिट 1 मिली सेकंड, नॉट 1 सेकंड मिली, हे वेगळं होऊन जातं. बिफोर द सिम्बॉल ऑफ युनिट लिहायचंय. ओके, जसं ह्या ठिकाणी दाखवलंय. आणि यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड. यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स हमें अवॉइड करना है. मीन्स कैसा है, आप 10⁻⁶ सेकंड का हम 1 माइक्रो सेकंड यहाँ पे देख रहे हैं, उसे इस तरह से नहीं लिखना है 1 मिली सेकेंड, राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा. हाँ, आप इस तरह से लिख सकते हो 10⁻⁶ सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड इंटू 10⁻³ सेकेंड. यू कैन राइट लाइक दिस, but you cannot write like this 1 millisecond, 1 milli microsecond, 1 milli nanosecond, 1 microsecond. आप उसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये सभी रॉन्ग है. ये राइट है. 10⁻⁻1 नैनो, 10⁻⁶ 1 माइक्रो. अगर बीच में आता है तो वो डायरेक्ट लिखना है. 10⁻⁷ आता है तो डायरेक्ट लिखना है. 10⁻8 आता है तो डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्सेस जो है हम जनरली मतलब लिखते नहीं है, राइट. हम कुछ लिखते हैं मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, हम इस तरह से ही लिखते हैं. 10⁻³ ये रहता है, ये -6, ये -9, ये -12 और ये -15 रहता है. इस तरह से हम देखते हैं. सो ये है कि प्रीफिक्स पहले लिखना है, राइट. और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 8वां, सगळ्यात महत्वाचा 8वां इंपॉर्टेंट है, स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, राइट. स्पेस, हाइफन, ये दोनों के बीच में स्पेस है, ये दोनों के बीच में हाइफन है, ये हमें कंपलसरी देना है जब हम मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं. कैसे है मल्टीप्लिकेशन? मास इनटू एक्सेलरेशन. ये फोर्स का यूनिट है. अब सपोज फोर्स का यूनिट न्यूटन है, बट अगर इसे लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे हम? किलोग्राम डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास किलोग्राम, या फिर किलोग्राम के बाद स्पेस देना है, डॉट देना है, इस तरह से लिखना है. ऐसा इस तरह से नहीं लिखना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से लिखना नहीं है. ओके, जो पहले के मैंने दिखाया था आपको जूल, केजी, जूल पर केजी, केल्विन, जो आपने देखा था, उसमें भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है. स्पेस इज प्रेजेंट, राइट. स्पेस और हायफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 युनिट्स. स्पेस आणि हायफन कंपल्सरी द्यायचा जेव्हा प्रॉडक्ट 2 क्वांटिटी आहे, जसं फोर्स इथे मास आणि एक्सेलरेशन आहे, तसं याला असं लिहायचं. याला मीटर पर सेकंड असं लिहायचं. हे वेलॉसिटीचं आहे. वेलॉसिटी इज नथिंग बट dx/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तुम्ही त्याला x/t पण घेऊ शकता. x डिस्प्लेसमेंट, t टाइम. त्याला मीटर पर सेकंड असं लिहू शकतात, किंवा मीटर पर सेकंड इनवर्स असं लिहू शकतात, किंवा मीटर सेकंड इन असं लिहू शकतात. बट मीटरला यस चिटकून तुम्ही असं लिहू शकत नाही. ये रॉन्ग है. इस तरह से आप लिख नहीं सकते. यू कैनॉट राइट लाइक दिस. ओके, सो यहाँ पे ये थे 8 कन्वेंशंस, राइट. तो अभी हम सब लोगों ने आज अभी इस वीडियो में जो देखा है, ये हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट, जो कि 1.1 और 1.2 है. लेसनचा 1.1 1.2 पार्ट आहे. याच्यानंतर मग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे. आजच्या लेक्चरसाठी एवढं पुरेसं आहे. आणि नेक्स्ट लेक्चर जेव्हा घेणार तेव्हा 2-3 प्रॉब्लेम्स पण घेणार आहे. मेजरमेंट ऑफ मास, टाइम, लेंथ मध्ये तो इंपॉर्टेंट लेक्चर आहे. बट बिफोर दिस पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए माइंड बी चैनल को. वहां पे आप वीडियोस देखने वाले हैं, क्योंकि अभी फिजिक्स से थोड़ी देर में केमिस्ट्री आएगा, फिर बायो आएगा, फिर मैथ्स आएगा. हर सब्जेक्ट के हर टीचर्स वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे. इसलिए माइंड बी का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा. 15 दिन तक चैनल के ऊपर वीडियोस रहेगी. साइमल्टेनियसली जूम के ऊपर लाइव लेक्चर्स होंगे. लाइव लेक्चर अटेंड करने के लिए आपको माइंड बी की वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी आहे. तिथे जाऊन रजिस्ट्रेशन करणं कंपल्सरी आहे. तेव्हाच तुमचे ईमेल आयडीज आम्हाला मिळतील आणि तुम्हाला ईमेल्स येतील. सॉफ्टवेअर थ्रू ईमेलला कनेक्ट असल्यामुळे डायरेक्ट ऑटोमॅटिक सॉफ्टवेअरला मेल्स जे आहे ते सॉफ्टवेअर जनरेट करतो, मेलवर पाठवतो. तुम्हाला लिंक ती मेलवर मिळेल. ओके, जर काही डाउट असतील तर डाउट मला विचारा. कुछ डाउट होंगे तो आप डाउट एक पेज के ऊपर लिख के वही आप वेबसाइट के ऊपर विजिट करके आप अपलोड भी कर सकते हो. उसका एक पोर्टल अभी वहां पे बन रहा है डाउट सेशन का. ओके, सो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. बाय. हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय. थैंक यू.